हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 हिंदी बी का पाठ है, कक्षा 10वीं का। और ये पाठ जो है रविंद्र केलेकर जी द्वारा लिखा गया है। पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो सबसे पहले थोड़ा सा लेखक परिचय जानते हैं, उसके बाद पाठ प्रवेश और उसके बाद मैं आपको इस पाठ का सार को समझाऊंगी। लेखक रविंद्र केलेकर जी, जन्म 7 मार्च 1925 कोंकण में। रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपना लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर की प्रमुख कृतियां हैं। कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, स्मिता सांगली, ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकण, जापान जसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियों का पाठ प्रवेश समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना एक कविता का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। जब कभी इस गुण का प्रयोग कवियों के साथ साथ लेखक भी करे, अर्थात जब कभी कविताओं के साथ साथ गद्य में भी इस गुण कम शब्दों में अधिक कहने वाली बात का प्रयोग किया जाए, तो उस गद्य को पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद आ जाता है, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। अर्थात सही और सार्थक जिसका कोई अर्थ हो शब्दों का प्रयोग करके, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों का प्रयोग करना और कम शब्दों में अधिक शब्दों का अर्थ निकलने वाले वाक्यों का प्रयोग करना बहुत कठिन काम है। फिर भी लेखक इस काम को करते आए हैं। सूक्ति कथाएं, आगमन कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियां इसी तरह से लिखी गई और कथाएं कहानियां हैं। यही काम प्रस्तुत पाठ के लेखक रविंद्र केलेकर ने भी किया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं उनमें भी लेखक पढ़ने वालों से उम्मीद कर रहे हैं कि वे उनके द्वारा कहे गए कम शब्दों में अधिक अर्थों को निकालें। ये प्रसंग केवल पढ़ने वालों के लिए ही नहीं बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं। पहले प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कामों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के सार और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर आप इसके नोट्स और भी चैप्टर जो कक्षा 10वीं में आपके पाठ्यक्रम में आ रहे हैं उनको आप वहां से नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये चैप्टर जो है सिर्फ ऑडियो में सुनने हैं तो आप गाना.com और स्पॉटिफाई पे जाकर भी सिर्फ ऑडियो भी सुन सकते हैं। बाकी मेरे चैनल भाषाज्ञान.com पर जाकर जितने भी पाठ हैं आपके कक्षा 10वीं के वो आप पढ़ सकते हो। पाठ का सार शुरू करते हैं। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं उनमें पहले प्रसंग गिन्नी का सोना जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित करवाता है जो इस संसार को सबके लिए जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। लेखक कहते हैं कि शुद्ध सोने में और सोने के सिक्के में बहुत अधिक फर्क होता है। सोने के सिक्के में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है जिस कारण अधिक चमक आ जाती है और यह अधिक मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर उन्हीं सोने के सिक्कों के गहने बनवाती हैं। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो उच्च चरित्र होता है वह भी शुद्ध सोने की तरह होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने चरित्र में तांबा अर्थात मिलावटी व्यवहार मिला देते हैं। उन्हीं लोगों को सभी लोग व्यवहारिक आदर्शवादी कहकर उनका गुणगान करते हैं। लेखक हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णन कभी भी आदर्शों का नहीं होता बल्कि आपके व्यवहार का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी भी व्यवहारिक आदर्शवादी में से एक थे। यदि गांधी जी अपने आदर्शों को महत्व नहीं देते तो पूरा देश उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा न होता। जो लोग केवल अपने व्यवहार पर ही ध्यान देते हैं, केवल वैज्ञानिक ढंग से ही सोचते हैं, वे व्यवहारिक लोग कहे जाते हैं। और ये लोग हमेशा चौकन्ने रहते हैं कि कहीं इनसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसके कारण इनको हानि उठानी पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो। और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। हमारे समाज में अगर हमेशा रहने वाले कई मूल्य बचे हैं तो वो सिर्फ आदर्शवादी लोगों के कारण ही बच पाए हैं।
दूसरा प्रसंग है हमारा झेन की देन। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिन भर के कार्यों के बीच भी कुछ चैन भरे या सुकून के पल हासिल कर ही लेते हैं। लेखक ने जब अपने जापानी मित्र से वहां की सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जापान के लोगों को सबसे अधिक मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ता है। लेखक के इस मानसिक बीमारी की वजह पूछने पर लेखक के मित्र ने उत्तर दिया कि उनके जीवन की तेजी औरों से अधिक है। जापान में कोई आराम से नहीं चलता बल्कि दौड़ता है, अर्थात सब एक दूसरे के आगे पीछे जाने की होड़ में लगे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वे लोग केवल काम ही करते रहते हैं और काम की ही बात करते हैं। जापान के लोग अमेरिका से प्रतियोगिता में लग गए हैं जिसके कारण वे एक महीने में पूरा होने वाले काम को एक दिन में ही खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। यही कारण है कि जापान के लोगों में मानसिक बीमारी फैल गई है। लेखक कहते हैं कि एक शाम को उनका जापानी दोस्त उन्हें चानोयू अर्थात जापान के चाय पीने के एक विशेष आयोजन में ले गया। लेखक और उसका मित्र चाय पीने के आयोजन के लिए जहां गए थे वहां 6 मंजिल की इमारत थी। उसकी छत पर एक सरकने वाली दीवार थी जिस पर चित्रकारी की गई थी और पत्तों की एक कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछाई हुई थी। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का एक पानी भरा हुआ बर्तन था। लेखक और उसके मित्र ने उस पानी से हाथ पांव धोकर अंदर आए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसे चाइनीज कहा जाता है। उन्हें देखकर वह खड़ा हो गया। कमर झुकाकर उसने प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। अंगीठी को जलाया और उस पर चाय बनाने वाले बर्तन को रख दिया। वह साथ वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन लेकर आया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए। ये सारा काम उस व्यक्ति ने बड़े ही सलीके से पूरा किया और उसकी हर एक मुद्रा या काम करने के ढंग से लगता था कि जैसे जय जयवती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। उस जगह का वातावरण इतना अधिक शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाजें तक भी सुनाई दे रही थी। लेखक कहता है कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार की और फिर उन प्यालों को लेखक और उनके मित्र के सामने रख दिया। जापान में इस चाय समारोह की सबसे खास बात शांति होती है, इसलिए वहाँ 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाया जाता है। वे करीब 1.5 घंटे तक प्यालों से चाय को धीरे धीरे पीते रहते हैं। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे महसूस किया कि उनके दिमाग की रफ्तार कम होने लगी है और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में रहते हैं या आने वाले दिनों में, जबकि दोनों ही समय झूठे होते हैं। जो समय अभी चल रहा है वही सच है और यह समय कभी ना खत्म होने वाला है, बहुत अधिक फैला हुआ है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं यह उनको चाय समारोह वाले दिन मालूम हुआ। जापानियों को ध्यान लगाने की यह परंपरा विरासत में देन में मिली है। तो बच्चों, ये चाय की परंपरा वाला जो प्रश्न है, कई बार पूछा भी जाता है कि टी सेरेमनी क्या है, तो आप इसके जो प्रश्नोत्तर है वो भी ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।